नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आर्टिकल 20 यहाँ पर अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। देखिए, आप एक आम नागरिक हैं, आप एक आम नागरिक होने के बावजूद आप पर कोई एक दंडनीय अपराध लगाया जाता है कि आपने कोई मर्डर किया है, किंतु वो आपने मर्डर नहीं किया है, तो ये आपका संरक्षण है कि आपको दोषपूर्ण ना ठहराया जाए कि आपने जब दोष नहीं किया है, आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जिससे आपको दोषपूर्ण ठहराया जा रहा है, तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि आपने वो काम किया ही नहीं है और आपको उसके लिए दोषपूर्ण व्यक्ति बताया जा रहा है। तो ये भी आपका एक मौलिक अधिकार के संबंध में आर्टिकल दिया है। आर्टिकल 21 कहता है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति को एक कानूनन अधिकार है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी को मार करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात कही गई है कि आपको आपके अनुसार आप जीवन यापन कर सकते हैं, किंतु किसी को नुकसान पहुँचाए बिना। और यदि सरकार चाहे तो एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा आपसे आपके प्राणों को छीन सकती है। अर्थात मान लीजिए आपने कोई गुनाह कर दिया है, आपने कोई किसी का मर्डर कर दिया है, तो उसके लिए सरकार आपके जो कानून के दंड हैं वो आपको दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 21 का कै, या आर्टिकल 21A। तो इसके अंतर्गत क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो प्रारंभिक शिक्षा कौन सी है हमारी? प्रारंभिक शिक्षा हमारी 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार। तो 6 से 14 साल के बच्चा जो होता है उसको एक शिक्षा का अधिकार है, ये अधिकार मौलिक अधिकार है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जो हमारा छोटे बच्चे होते हैं उनको एक प्रारंभिक शिक्षा, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको अधिकार दिया गया है, जिसे हम शिक्षा का अधिकार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने कोई क्राइम कर दिया है और आप अपने घर पर हैं, तो गिरफ्तारी के विषय में जो संरक्षण हो जाएगा, वो पुलिस आपको पकड़ने आई है तो वो पुलिस आपको तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक वो आपका कोई वारंट ना दिखा दे या कोई ऐसी सूचना ना दिखा दे जिससे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि पुलिस आती है और आपको हाथ पकड़ती है और आपको ले जाती है कि चलिए हम आपको लेना आए हैं, आपने ये क्राइम कर दिया है। ऐसा नहीं होता है। जब तक कि पुलिस के पास कोई वारंट नहीं होता है तो वो आपको नहीं पकड़ सकती है। ठीक है। और निरोध के संबंध में संरक्षण का अर्थ ये है कि मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया है, आपको दंडित किया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लिए एक वकील को हायर कर सकते हैं और अपना केस उसके द्वारा लड़वा सकते हैं। तो यदि आपका वकील जीत जाता है तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। देखिए, अब आ जाता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार बताए जाएंगे। किसी का शोषण होता है तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक दिए गए हैं। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है हमारा? मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण। देखिए, बलात् श्रम क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। बलात् श्रम ये है कि कोई बच्चा है और उसकी एज अभी क्या है, अभी वो बच्चा है, अभी उसकी पढ़ने लिखने की एज है, और हमने क्या किया, उनसे फैक्ट्री में काम करवाना शुरू कर दिया या घर पर काम। देखिए, छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं घर पे, लेकिन आप उसे मजदूरी नहीं करा सकते। ठीक है, आप उससे कोई भारी भरकम काम नहीं करा सकते हैं। तो इन चीज़ों का अधिकार जो देता है वो हमें हमारी भारत सरकार देती है। तो ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। देखिए, आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध है, पूर्णतः निषेध है। कारखानों में बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाएगा, और यहाँ तक कि कारखाने में 18 साल तक के बच्चे की एंट्री भी नहीं होगी। जब तक कोई भी बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है तो वह तब तक किसी कारखाने में प्रवेश भी नहीं करेगा। तो
यहाँ पर बच्चों के काम करने की भी मनाही है कारखानों के अंदर। कौन से आर्टिकल में? 24 में। नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक दिए गए हैं। तो आर्टिकल 25 में क्या है? अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार की स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल 25 हमें कहता है कि आप किसी भी धर्म के हैं, यदि आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं कानूनी रूप में, ठीक है। तो ये आपको आपके मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए धार्मिक मामले में आपके मान लीजिए आपने कहीं कोई टेंट लगाना है और आपको वहाँ पर एक बार प्रबंधन करना है कि यहाँ पर आज जो है धर्म के लिए भाषण दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक टेंट लगा सकते हैं और वहाँ पर कोई भी प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 कहता है हमारा किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। देखिए कोई भी धर्म है उसे प्रोत्साहन करने के लिए जो टैक्स लगाए जाते हैं तो वो टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने धर्म का बढ़ावा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप उसका टैक्स देंगे या नहीं देंगे, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 कहता है हमारा कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों एवं धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए कहीं कोई शैक्षणिक संस्थान है उसमें धर्म के निर्देश बताए जा रहे हैं, धर्म के प्रचार प्रसार चल रहा है, तो आप वहाँ पर स्वतंत्र हैं कि आप वहाँ पर जाकर वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो ये थे आपके धर्म के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो आर्टिकल 29 से लेकर के आर्टिकल 30 तक जो थे ये हमारे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार थे। आर्टिकल 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आता है। जो अल्पसंख्यक है उनके हितों का संरक्षण यहाँ पर किया जाएगा। जिनकी संख्या कम है तो उनके हितों का संरक्षण होगा, उनकी सुनवाई जल्दी हो जाएगी, ये यहाँ पर कहा गया है। आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार है। मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक है, उन्होंने क्या करना है, अपनी कोई शैक्षणिक संस्थान खोलनी है, मान लीजिए कोई संस्था खोलनी है जो शिक्षा देती है, तो उनको पूरा अधिकार। अब देखिए आर्टिकल 31 में क्या था? एक संपत्ति का अधिकार था, ठीक है दोस्तों, वो हटा करके कहाँ पहुँचा दिया है? आर्टिकल 31 जो था संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके भाग 12 के आर्टिकल 300A में पहुँचा दिया है। तो ये मैं आपको सब कुछ पहले बता चुका हूँ। तो अब चलिए और अंतिम मूल अधिकार आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 से लेकर के आर्टिकल 35 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 32 में क्या है? देखिए आर्टिकल 32 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के संबंध में उपचार दिए गए हैं। अर्थात इस भाग के अंतर्गत जो दिया गया है वो इसके उपचार दिए गए हैं कि मौलिक अधिकारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है, इसके संबंध में सारी जानकारी दी गई है। तो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 कहता है इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति। दोस्तों जो हमारे मूल अधिकार हैं इनमें जो संशोधन होगा वो केवल संसद ही कर सकती है। आर्टिकल 34 कहता है हमारा इस भाग द्वारा प्रदत्त उन स्थितियों को में रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। आर्टिकल 34 कहता है दोस्तों हमारा जब कभी सैन्य शासन लगा हो या राष्ट्रपति शासन लगा हो या युद्ध की स्थिति हो तो इसमें हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये सब इन सब बातों की जानकारी किसके अंदर है? आर्टिकल 34 के अंदर है। और लास्ट आता है हमारा आर्टिकल 35। तो इस भाग के द्वारा प्रावधानों को प्रभावी बनाने के संबंधी विधान है। प्रावधान है उनको प्रभावी बनाने के संबंधी विधान है कि इनको और ज़्यादा शक्ति कैसे प्रदान की जाए। तो इन सभी समस्याओं का जो प्रावधान है वो किसके अंदर है? वो आर्टिकल 35 के अंदर है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो मौलिक अधिकार को लेकर के। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमें बताएँ कि आपको नेक्स्ट पार्ट कौन से टॉपिक का चाहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।